हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये जो प्रोसेस था ये दिया था पीटर मिचेल ने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को दिया था। तो ही प्रपोज दिस एंड इससे उसने क्या एक्सप्लेन किया था, एटीपी फॉर्मेशन। एक तो क्लोरोप्लास्ट में कैसे एटीपी फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सेकेंडली माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के दौरान कैसे एटीपी की फॉर्मेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम थोड़ा बाद में रेस्पिरेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इसलिए हम एटीपी फॉर्मेशन को थोड़ा डिटेल में विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हम स्टडी करेंगे। तो ये प्रपोज किया था पीटर मिचेल ने टू एक्सप्लेन एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन को हम जब एडिशन ऑफ फॉस्फेट करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन। तो हमने ब्रैकेट में इसलिए यहाँ पर लिखा है फॉस्फोरिलेशन इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। According to this hypothesis, ATP synthesis is linked to development of a proton gradient. इस hypothesis के according कि ATP formation linked है to formation of a proton gradient. Proton gradient मतलब एक membrane के एक तरफ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में एक डिफरेंस होना, काफ़ी बड़ा डिफरेंस होना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, दैट इज डिफरेंस इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट में ये जो मेम्ब्रेन है ये है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन। ये एक थाइलाकोइड को हमने बनाया हुआ है। इस थाइलाकोइड का ये जो ल्यूमन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन, और बाहर जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का वहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम। और यही प्रोटॉन ग्रेडियंट जब थाइलाकोइड ल्यूमन से बाहर आता है थ्रू F0 F1 पार्टिकल या फिर एटीपी सिंथेटेज, तब क्या होता है, एटीपी वो जो एनर्जी होती है उससे क्या होता है, एटीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एक मॉलिक्यूल एटीपी का बना लेते हैं। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है जो इसके अंदर बना है, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन जो थाइलाकोइड ल्यूमन के अंदर है, ये कैसे डेवलप होएगी, थिंग्स दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और जो फोटो सिस्टम्स हैं वो थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम स्टार्ट करते हैं फोटो सिस्टम 2 यानी कि P680 से, और P680 में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये फोटो सिस्टम 2 पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई, वाटर का ब्रेकडाउन इन द यूजिंग दी लाइट एनर्जी। और किसमें ब्रेक होएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के कैटायंस दैट इज प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तब ये जो प्रोटॉन्स हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर से बने, ये कहाँ पर चले गए, थाइलाकोइड ल्यूमन में। फिर ये जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तब रास्ते में एक हाइड्रोजन कैरियर आता है। सारे क्या है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, लेकिन PQ क्या है, एक हाइड्रोजन कैरियर। तो ये 2H+ को स्ट्रोमा से एक्सेप्ट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये फियोफाइटिन से एक्सेप्ट करता है। तो जब ये एक्सेप्ट करता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है PQH2 में। फिर जब ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेगा, तब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते वक्त ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं जो इसने स्ट्रोमा से उठाए हैं उसको ये थाइलाकोइड ल्यूमन में ट्रांसफ़र कर देगा। तो उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 के पास जाएंगे तब क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 से हम उसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे FD फेराडॉक्सिन के पास होती है NADP रिडक्टेस एंजाइम। NADP रिडक्टेस एंजाइम यहाँ पर है। तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में NADP पॉजिटिव और 2H+
यानी कि 2 प्रोटॉन्स जो कि स्ट्रोमा से हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे NADPH2 में से, मतलब 2 H+ और कम हो गए स्ट्रोमा में से, वहाँ कम होते जा रहे हैं इसकी वजह से, और यहाँ बढ़ते जा रहे हैं PQ और फोटोलिसिस ऑफ वाटर के कारण। तो एक डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा जो कि धीरे धीरे काफ़ी बड़ा होता जाएगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगी थायलाकोइड ल्यूमन के अंदर और वेरी लो कंसंट्रेशन हो जाएगी स्ट्रोमा में। तो इन 3 कारणों से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। पहला फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरा है प्लास्टोक्विनोन जो कि एक हाइड्रोजन कैरियर है, तीसरा है NADP रिडक्टेज एंजाइम। Photolysis of water molecule take place toward the inner side of thylakoid membrane at photosystem 2. Hydrogen ions produced from splitting accumulate in thylakoid lumen. जो हाइड्रोजन आयन डेवलप हुए फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो कहाँ इकट्ठे होंगे? थायलाकोइड ल्यूमन। As electron moves through from photosystems, hydrogens are transported across the membrane. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम से होके गुजरता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, वैसे वैसे हाइड्रोजन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस इज बिकॉज ऑफ फोटोसिस्टम 2's प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन। जो फोटोसिस्टम 2 है उसका प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन आगे इलेक्ट्रॉन्स किसको ट्रांसफर करेगा? एक हाइड्रोजन कैरियर को, ना कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर। फोटोसिस्टम 2 का जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो फर्स्ट एक्सेप्टर है वो है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन आगे एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को करने के बजाय एक हाइड्रोजन कैरियर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन कैरियर दैट इज प्लास्टोक्विनोन। Hence the molecules removes a proton from stroma while transporting an electron. और ये प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते वक्त प्रोटॉन को भी उठा लेता है स्ट्रोमा से, और जैसे ये अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा प्लास्टोक्विनोन, तब ये जो प्रोटॉन इसने उठाया था उसको थायलाकोइड ल्यूमन में डाल देगा और इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि चेन में है उसको दे देगा। नाउ while transporting, when plastoquinone transfer its electron to the next electron carrier in electron transport chain, the proton is released into the lumen of thylakoid. और जो थर्ड रीजन है जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो लोकेटेड है ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन along the electrons that come from the ferredoxin. Protons are necessary for the reduction of NADP positive to NADPH2. These protons are removed from stroma. अब जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो आउटर साइड टुवर्ड द स्ट्रोमा साइड प्रेजेंट होती है और वहाँ से वो 2 प्रोटॉन्स को भी स्ट्रोमा से एक्सेप्ट करती है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को फेराडॉक्सिन से, और फिर उसको NADPH2 में कन्वर्ट कर देती है। इसके कारण स्ट्रोमा में से प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कम होगी, तो इसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। और when proton gradient breaks, और यहाँ पर जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक करता है यानी कि ये थायलाकोइड ल्यूमन से बाहर स्ट्रोमा में आएगा, तब उसमें इतनी एनर्जी होती है उस जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है कि जब वो F0 F1 पार्टिकल्स से जाएगा, F0 तो एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम करता है, फैसिलिटेट करता है जो कि डिफ्यूजन, तो और F1 जो है पार्टिकल ये क्या करता है, अपनी कन्फर्मेशनल चेंजेस लेकर आता है ताकि ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ जुड़ जाए और जो एनर्जी प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने से मिलेगी उससे ये इन दोनों को एक साथ मिलाकर ATP बना देते हैं। When the proton gradient breaks and H+ move from thylakoid lumen into stroma through F0 F1 particles or ATP synthetase, ATP and inorganic phosphate combine to form ATP. Hence it is phosphorylation, क्योंकि ATP फॉर्मेशन और इसलिए हम इसको phosphorylation बोलते हैं। Now F0 plus F1 particle को हम क्या बोल देते हैं? ATP synthetase. Now F0 act as a transmembrane protein and F1 undergo conformational changes when proton gradient break. Conformational changes यानी कि वो अपने shapes में change कर लेगा ताकि वो sites develop कर ले for ATP and inorganic phosphate, और proton gradient
जब टूटेगा उससे इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि इन दोनों को मिला के क्या बना देगा, एटीपी।